ऑलराइट स्टूडेंट, तो हमने चालू किया है चार्जिंग सेक्शन, और चार्जिंग सेक्शन में हमने क्या पढ़ा अभी तक? सेक्शन 4 हमारा लेवी का सेक्शन है, बैकबोन सेक्शन है, एम्बिट है, चार्ज है, इसके अलग अलग नाम है। टोटल इनकम अर्न बाय अ पर्सन इन अ प्रीवियस ईयर शैल बी असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर एट रेट प्रिवेलिंग इन एनुअल फाइनेंस एक्ट। अब पहले टर्म को मैं पढ़ाने का ट्राई करूंगा आपको, टोटल इनकम। अब इनकम जो होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं। इनकम का डेफिनेशन आपको आगे जाके दिखाऊंगा। इनकम का डेफिनेशन गवर्नमेंट ने लगभग 4 से 5 पेज का डेफिनेशन लिखा है, और अब तक उनको ये नहीं पता चला कि एग्जैक्टली इनकम क्या होता है, क्योंकि इनकम टैक्स में दो टाइप के डेफिनेशन होते हैं। इनफैक्ट किसी भी एक्ट में दो ही टाइप के डेफिनेशन होते हैं। एक टाइप के डेफिनेशन होते हैं इंक्लूसिव, कुछ टाइप के डेफिनेशन जो होते हैं उनको हम बोलते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन, और कुछ टाइप के डेफिनेशन जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। सर, इंक्लूसिव और एग्जॉस्टिव डेफिनेशंस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? जो डेफिनेशन टर्म इंक्लूड से चालू होता है उसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन, और जो टर्म मींस से स्टार्ट होता है, मींस से जो वर्ड स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। जैसे आप देख सकते हो यहां पे प्रीवियस ईयर मींस बोला गया है, प्रीवियस ईयर का मींस बोलते हैं तो यही प्रीवियस ईयर है। आप अपने हिसाब से प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन नहीं चेंज कर सकते। और जब मैं बोलता हूं कि डेफिनेशन इंक्लूड से स्टार्ट होता है, तो आप, उन्होंने जो बोला है 3 पेज का डेफिनेशन की सैलरी इनकम होता है, वेजेस इनकम होता है, बिजनेस का प्रॉफिट इनकम होता है, कमीशन इनकम है, कैपिटल गेन इनकम है, गिफ्ट लेना इनकम है, बहुत सारे इनकम, डिविडेंड इनकम है, बहुत सारे इनकम लिखे हैं, लेकिन वो कंप्लीट लिस्ट नहीं है इनकम की। प्लीज अंडरस्टैंड करो, वो खाली इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। मतलब इस उसके अलावा वहां पे जो नहीं लिखा, अगर आपने वैसा भी कुछ कमाया विच इज नॉट रिटन इन द इनकम टैक्स एक्ट सो फार, वो भी इनकम बनेगा, क्योंकि इनकम का डेफिनेशन जो 2 क्लॉज 24 में लिखा गया है वो इंक्लूसिव पैटर्न में लिखा गया है। वो डेफिनेशन में आपको बाद में दिखा दूंगा। इनकम दो टाइप के होते हैं, लेकिन मुझको अभी इस लेवल पे आपको ये पढ़ाना है। इनकम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक टाइप के इनकम होते हैं जो फॉर्म्स पार्ट करते हैं टोटल इनकम का, और दूसरे टाइप के इनकम होते हैं विच डजंट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ठीक है ना? अब ये जरा गेम समझने का ट्राई करो। इनकम हमको दो कैटेगरीज में डिवाइड करना है, इनकम विच इज फॉर्म्स पार्ट ऑफ टोटल इनकम, इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। और मैंने आपको बता के क्या रखा अभी 2 मिनट पहले, इनकम टैक्स का चार्ज जो है वो किसके ऊपर है? इनकम के ऊपर है कि टोटल इनकम के ऊपर है? टोटल इनकम के ऊपर है। तो मैंने क्या बोला, कोई इनकम अगर टोटल इनकम में चले गया तो वो टैक्सेबल कि नॉट टैक्सेबल? टैक्सेबल। और कोई इनकम अगर टोटल इनकम में नहीं गया तो वो नॉट टैक्सेबल। मतलब वो कोई एक चीज इनकम हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो टोटल इनकम भी बने। जैसे सैलरी इनकम है और सैलरी टोटल इनकम में भी जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी टोटल इनकम में भी जाएगा, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम है लेकिन ये टोटल इनकम में नहीं जाएगा, तो एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसको हम एग्जम्प्ट इनकम से नाम से जानते हैं, लेकिन एग्जम्प्ट हमने दिया हुआ नाम है। तुम्हारा कैसे घर में नाम होता है पिंटा, पिंटू, चिंटू, चिंटिया, ठीक है ना? वैसे वो एग्जम्प्ट इनकम उसका पेट नेम है, उसका ओरिजिनल नेम जो है वो है इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। और ये लिखा जाता है सेक्शन 10 में। कहां पे लिखा जाता है इसको? सेक्शन 10 में, जिसका नाम होता है एग्जम्प्ट इनकम। हम उसको प्यार से क्या बुलाते हैं? एग्जम्प्ट इनकम। मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए हैं सेक्शन 10 के। सेक्शन 10(1) इंडियन एग्रीकल्चर इनकम, जिसके ऊपर आपको टैक्स नहीं भरना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एचयूएफ और शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म, इनके ऊपर भी आपको टैक्स नहीं भरना है। क्या लॉजिक है सर? क्योंकि जब फर्म और एचयूएफ प्रॉफिट कमाती होगी तो फर्म खुद अपने हिसाब से पीबीटी के ऊपर 30% का टैक्स भर चुकी है ना। फर्म ने अपने खुद के इनकम के ऊपर क्या किया है? 30% का टैक्स भर दिया है। उसके बाद जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? पीएटी। उसके बाद क्या जो बचता है उसको पीएटी। पीएटी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब टैक्स हो गया ना वो प्रॉफिट। और पीएटी जो होता है वो डिवाइड आप करते हो पार्टनर्स के बीच में, राइट? पीएटी आप पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करते हो। तो 10 लाख रुपए का अगर पीबीटी था तो 3 लाख रुपए का टैक्स चला गया, 7 लाख रुपए का क्या आ गया? पैट। 3.5 लाख पार्टनर 1 लेके घर पे जाएगा, 3.5 लाख पार्टनर 2 घर पे लेके जाएगा। आप समझ रहे हो क्या? अब ये 3.5 मेरे लिए तो इनकम हो गया ना एज अ पार्टनर। फर्म ने मुझको 3.5 लाख रुपया दिया इस साल, मेरे लिए तो इनकम हो गया। बट शुड आई पे टैक्स ऑन दिस? नो। क्यों? क्योंकि फर्म ने ऑलरेडी भर दिया है। तो ये इनकम तो है, बट इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ माई टोटल इनकम। आप समझ रहे हो ना? इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, सादी भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं? एग्जम्प्ट इनकम। क्या बोलते हैं?
एग्जेम्प्ट इनकम। इसका ये मतलब होता है कि सर अगर एग्जेम्प्ट इनकम नहीं होगा तो बाकी इनकम तो क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहीं पे मुझको आपको और एक बात क्या बतानी है कि दो टाइप के लॉ होते हैं, दो टाइप के लॉ होते हैं, एक होता है कॉम्प्रहेंसिव लॉ और एक होता है सिलेक्टिव लॉ। कॉम्प्रहेंसिव लॉ और सिलेक्टिव लॉ। सिलेक्टिव लॉ का मतलब क्या होता है कि अगर ये यूनिवर्स है, ये बॉक्स जब भी मैं बनाता हूं इसका नाम क्या है, यूनिवर्स, ठीक है ना। इस यूनिवर्स में अगर मैं बोलूं सिलेक्टिव लॉ, सिलेक्टिव लॉ मतलब जैसे जब भी सर्विस टैक्स आया था 1994 में, जब भी सर्विस टैक्स आया था इंडिया में, तभी सर्विस टैक्स सिलेक्टिव लॉ था। उसमें से उसने खाली 3 ही सर्विसेज को टैक्स किया था। कितने सर्विसेज को टैक्स किया था, 3। इंडस्ट्री में जितने भी सर्विसेज थी उसमें की खाली 3 सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स आया था। इसका मतलब बाकी सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स आएगा क्या, नहीं। मुझे बताना पड़ेगा क्या उनको जा जाके कि आपके ऊपर टैक्स नहीं है, डॉक्टर साहब आपके ऊपर टैक्स नहीं है, लॉयर साहब आपके ऊपर टैक्स नहीं है, सीए साहब आपके ऊपर टैक्स नहीं। मुझे किसके ऊपर टैक्स नहीं है वो नहीं बताना पड़ेगा, मुझे खाली क्या बताना पड़ेगा, किसके ऊपर टैक्स है। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स था, स्टॉक ब्रोकिंग के ऊपर टैक्स था, तो जिनके ऊपर टैक्स आया था उनका मुझको बताना था कि आपके ऊपर टैक्स आया हुआ है। दिस इज अ सिलेक्टिव वे ऑफ लेविंग द टैक्स, ठीक है ना। अब आपके मन में कोई भी इनकम आता है, आपके मन में कोई भी इनकम आता है, हमारा मुझे पूछो, तो तुम लोग मेरे आर्टिकल हुई, मुझे पूछो आपके मन में कोई भी इनकम आता है, मुझे पूछो ये इनकम टैक्सेबल है क्या। आपके मन में कोई भी इनकम आता है, बोलो ना, कोई भी रैंडम इनकम बताओ, कोई भी इनकम का एग्जांपल बताओ, ये पूछो मुझको कि ये इनकम टैक्सेबल है क्या। कोई भी जो नॉर्मल इनकम लोग कमाते हो पूछो ना। इनकम फ्रॉम कसिनो टैक्सेबल है क्या, आंसर क्या आएगा, यस। दूसरा बोलो, इनकम फ्रॉम कसिनो टैक्सेबल। और अरे जुआरी, पहले नॉर्मल इनकम तो सोच, डायरेक्ट कसिनो पहुंच गया गोवा। हाँ, अरे लोग नॉर्मल पैसा कैसे कमा रहे रोज मेहनत करके। हाँ, होटल इंडस्ट्री का पैसा टैक्सेबल है क्या, पूछो ना। हाँ टैक्सेबल है। और मैन्युफैक्चरिंग क्या, कुछ तो बोलना। हाँ, एनी प्रोडक्ट ऐसा, चलो कोई भी प्रोडक्ट भी तो बोलता है, नोटबुक ये वो कुछ भी, हाँ चलेगा, ये टैक्सेबल है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग क्या उसका इंपॉर्टेंस है, ब्रोकरेज टैक्सेबल है। और बोलो ना, डेयरी भी टैक्सेबल है। और हाँ बोलो ना, अरे इनकम तुम्हारे आजू बाजू में 50, अरे खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हाँ जिम का टैक्सेबल है। और हाँ रेंट का इनकम टैक्सेबल है। और हाँ ये टैक्सेबल है। और हाँ वो भी टैक्सेबल है। और आप मुझे पूछो ना कहाँ लिखा है, पूछो, मैं बता रहा हूं ना आपको, ऐसे थोड़ा क्या मान लोगे। आप आर्टिकल्स हो, आपको पूछना चाहिए कहाँ लिखा है टैक्सेबल है, आपको ये पूछना चाहिए ना कि सर आप बोल रहे हो टैक्सेबल है, टैक्सेबल है, टैक्सेबल है, क्या बेसिस पे है। आपकी बातें कैसे मानेंगे हम कि ये टैक्सेबल है कि नहीं है। क्योंकि कल अगर आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, वो बोलेगा मैं बार्बर शॉप चालू कर रहा हूँ, सलून का शॉप चालू कर रहा हूँ, मेरे पे इनकम टैक्स लगेगा क्या, आप क्या बोलोगे। तो पूछेगा ना कहाँ लिखा है, क्या जवाब दोगे, अरे ऐसा नहीं होता, होता है, सबका होता है। सबका कटता है, आपका भी कटेगा। हाँ, नेगेटिव आंसर देना पड़ेगा आपको कि सर मैं आपको सेक्शन 10 दिखाता हूं। आपको कौन सा सेक्शन दिखाता हूं, अगर वो सेक्शन 10 में है तो उसका क्या मतलब है, तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना। और अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं है तो वो टैक्सेबल है, क्योंकि इनकम टैक्स लॉ इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ। इनकम टैक्स लॉ इज अ, पूरी यूनिवर्स को वो बाय डिफॉल्ट टैक्स करता है। पूरी यूनिवर्स को, जो भी एग्जिस्ट करता है इस यूनिवर्स में, इनकम के यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स को क्या कर देता है, इनकम टैक्स लॉ टैक्स कर देता है। मैंने क्या बोला, समझा। फिर कुछ ज्यादा ही हार्श टैक्स ना हो करके इनकम टैक्स लॉ क्या करता है, फिर कुछ एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है। तो इज इट पॉसिबल टू रिमेंबर व्हाट इज टैक्सेबल इन इंडिया, इज इट पॉसिबल, नो, बिकॉज nobody knows what is exactly and what all is taxable, nobody knows, including income tax department. But can we at least learn what is not taxable in India, क्या वो लर्न किया जा सकता है, डेफिनेटली, बिकॉज दैट इज अ लिमिटेड लिस्ट, दैट लिस्ट इज अ लिमिटेड लिस्ट। तो इफ यू लर्न व्हाट इज एग्जेम्प्ट, आपको ये लर्न करना पड़ेगा व्हाट इज एग्जेम्प्ट, एंड व्हाटएवर इज नॉट एग्जेम्प्ट बाय डिफॉल्ट इट इज टैक्सेबल। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, मैंने क्या बोला। तो कॉम्प्रिहेंसिव लॉ जब भी लगता है, मैंने क्या बोला, कॉम्प्रिहेंसिव लॉ जब भी लगता है तब आपको नेगेटिवली लॉ पढ़ना पड़ता है।
कौन सा अप्रोच आप फॉलो करोगे? नेगेटिव अप्रोच। नेगेटिव अप्रोच मतलब यू कैन नेवर टेल मी व्हाट इज टैक्सेबल, यू कैन ऑलवेज टेल मी व्हाट इज नॉट टैक्सेबल। अब जीएसटी लॉ कौन सा है फिर? जीएसटी लॉ भी कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है। जीएसटी लॉ भी क्या है? मैं आपको एग्जम्पशंस की लिस्ट रटाऊंगा और आपको बताऊंगा यही एग्जम्प्ट है, अगर ये छोड़ दोगे तो बाकी सब कुछ टैक्सेबल है। तो क्या टैक्सेबल है, किधर लिखा है, कभी नहीं पूछने का मेरे को। अगर टैक्सेबल नहीं है, मैंने अगर बोला एग्जम्प्ट है, तो आप मुझे पूछ सकते हो किधर लिखा है कि एग्जम्प्ट है। अगर मैंने आपको दिखा दिया कि यहां लिखा है एग्जम्प्ट है, तो ही एग्जम्प्ट है। मैंने नहीं दिखाया तो वो एग्जम्प्ट नहीं है, उसका ये मतलब है कि वो टैक्सेबल है। मैंने क्या बोला समझा आपको? ओके सर, तो ये पहला तो मैंने टोटल इनकम की टर्म को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। टोटल इनकम समझने के लिए अपने को अच्छा खासा स्टडी करना पड़ेगा एक्चुअली, तब जाके आपको टोटल इनकम समझेगा। आपका पूरा पहला 2 मॉड्यूल 3 मॉड्यूल ऑलमोस्ट 3 मॉड्यूल के जो चैप्टर्स आपके टोटल 10 आउट ऑफ 10 चैप्टर्स 9 चैप्टर्स ऑन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ओनली। तो पूरा सिलेबस हमारा टोटल इनकम के ऊपर ही चलने वाला है। ये पहला जो वर्ड है ना, उसी के ऊपर सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ सिलेबस हमारा चलने वाला है। लेकिन आगे आगे जाके आपको समझ में आएगा कि टोटल इनकम होता क्या है। चलो, पर्सन का डेफिनेशन तो पता होना चाहिए आपको। पर्सन कौन होता है मैंने बता ही दिया था। ऑल असेसीज आर पर्सन बट ऑल पर्सन्स नीड नॉट टू बी एन असेसी, ठीक है ना। तो आप लोग पर्सन तो हो लेकिन आप लोग असेसी नहीं हो। मैं पर्सन भी हूं और मैं असेसी भी हूं। पर्सन कौन कौन होता है? पर्सन इंडिविजुअल होता है, एचयूएफ होता है, एओपी होता है, बीओआई होता है, फर्म होता है, कंपनी होता है, एलएलपी भी क्या होता है? पर्सन होता है, लोकल अथॉरिटी भी पर्सन होता है, और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन भी पर्सन होता है। आपको कौन सा वाला नहीं समझ रहा है इसमें से? इंडिविजुअल समझता है ना? इंडिविजुअल में कौन कौन आता है? मेल, फीमेल, हाँ, ओल्ड पीपल, यंग पीपल, माइनर, मेजर, कुछ भी, सारे लोग इसमें आ गए, ठीक है ना। बॉयज, गर्ल्स, गे, जो भी आपको समझ में आता है सब लोग इधर आ गए, ठीक है ना। एचयूएफ मतलब क्या? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का लॉ जैन लोगों को भी एप्लीकेबल लगता है। उनके लिए जैन अनडिवाइडेड फैमिली करके कोई लॉ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का लॉ मुस्लिम और क्रिश्चियन फैमिली को नहीं लगता, क्योंकि इट विल बी टू रॉन्ग टू कॉल देम एज ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अंडर इनकम टैक्स लॉ व्हेन दे आर मुस्लिम फैमिली, व्हेन दे आर क्रिश्चियन फैमिली, ठीक है ना। तो सर, ऐसा नहीं कि खाली हिंदू लोग फैमिली बिजनेस करते, क्रिश्चियन लोग भी फैमिली बिजनेस करते होंगे, मुस्लिम लोग भी फैमिली बिजनेस करते होंगे, तो उनकी भी तो ज्वाइंट प्रॉपर्टीज होती होंगी। तो उनका असेसमेंट कैसे होता है? तो उनका असेसमेंट होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में। उनका असेसमेंट कहां पे हो जाएगा? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ना। 4-5 लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर, उनके 4-5 लोगों में हमारी कंपनी ने भी शेयर्स ले लिए। अब कंपनी तो इंडिविजुअल नहीं है ना, 4 इंडिविजुअल है। 4 कौन है? इंडिविजुअल है, और 1 कौन है? कंपनी है। 5 लोगों ने मिलकर बिजनेस चालू किया, 4 इंडिविजुअल और 1 कंपनी। जैसे पकड़ लो, तुम आर्टिकल लोगों ने बोला कि सर हमको ये बिजनेस करना है, एओपी के फॉर्म में करना है, और एलिट गुरुकुल ने उसमें इन्वेस्ट किया। आपके 4 दोस्तों के बिजनेस में एलिट गुरुकुल ने इन्वेस्ट किया। तो आपको क्या समझ में आना चाहिए? अभी आपके एंटिटी का फॉर्म क्या बन चुका है? What is the form of your entity now? Can you call it BOI? Is it a body of individual now? No, it is not body of individual. It is also called as association of person. तो अभी इसको क्या बोला जाएगा? AOP। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, मुंबई वगैरह में आप जाओगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, जो सोसाइटीज में रिकॉर्डिंग चल रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अगर आप जाओगे तो आपको बिल्डिंग के रेसिडेंट लोगों का नाम दिखता है, बरोबर ना। फ्लैट नंबर 1 में कौन रहता है, 102 में कौन है, 103 में कौन है। अगर सबके नाम इंडिविजुअल्स के होंगे तो उस बिल्डिंग को क्या बोलोगे आप? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। आप समझ रहे हो ना। लेकिन उसमें किधर तो ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, ऐसा लिमिटेड कंपनी भी दिख रहा है आपको, एंटिटी के नाम भी दिख रहे हैं, कुछ इंडिविजुअल्स के नाम है, कुछ कंपनीज के नाम है। तो आप क्या बोलोगे बिल्डिंग को? एसोसिएशन ऑफ पर्संस। मतलब बहुत सारे लोगों ने साथ में आके एक बिल्डिंग रन करनी है। ओके, समझ में आया आपको? आगे चलता हूं। फर्म तो समझ में आता है, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना। पार्टनरशिप फर्म के बाद LLP भी आपको समझ में आता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। दोनों का एक्ट है। फर्म कौन सा एक्ट में रजिस्टर्ड होती है? पार्टनरशिप फर्म एक्ट 1932। और LLP कौन सा एक्ट में रजिस्टर्ड होती है? LLP एक्ट 2008। ओके, फिर और अगर बिजनेस बड़ा करना है तो अपन क्या करते हैं? कंपनी फॉर्म करते हैं। सर, कंपनी तो बहुत सारी टाइप की होती होंगी, आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा जब आप छोटे छोटे थे। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, दुनिया भर की कंपनीज आप पढ़ते हो। सारी कंपनीज हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स में हम उनको सिंपली क्या बोलते हैं? हम कंपनी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कंपनी हमारे यहाँ पे पर्सन है। लोकल अथॉरिटी भी होता है, अलग अलग लोकल अथॉरिटी।
गवर्नमेंट हमारा 3 लेवल पे डिवाइडेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा देश मैनेज करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट पूरा स्टेट मैनेज करने के लिए, लेकिन मुंबई मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या है, बीएमसी। हमारे पास क्या है, बीएमसी, बृहन मुंबई महानगर पालिका, और बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हमारे पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, तो मुंबई का लोकल अथॉरिटी कौन, बीएमसी। ठाणे का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन, टीएमसी, बरोबर ना। वैसे यहाँ का गड़िंग्लज का क्या है, नगर परिषद है ना। यहाँ पे हमारा क्या है, नगर पालिका की नगर परिषद है, नगर पालिका है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। किधर किधर नगर परिषद होता है, किधर किधर छोटे छोटे गांव में क्या होता है, पंचायत होता है, ग्राम पंचायत होता है। मतलब छोटा गांव भी मैनेज करने के लिए हमने एक गवर्नमेंट अथॉरिटी बनाई होती है, उसको हम बोलते हैं लोकल अथॉरिटी। अगर मिलिट्री एरिया होता है तो उसको कैंटोनमेंट बोर्ड भी बोला जाता है। अगर आप पुणे वगैरह में जाओगे तो जहाँ पे मिलिट्री का एरिया होता है उस पूरे एरिया को बोला जाता है कैंटोनमेंट बोर्ड। तो वहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, तो वहाँ पे गटर लाइन होगा, स्ट्रीट बनाना, रोड बनाना, ये सारा जो होता है मिलिट्री पूरा का पूरा काम हो हैंडल करती है। तो दे रन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो ऐसे अलग अलग एरिया को हम क्या बोलते हैं, लोकल अथॉरिटी। आप देखो कि गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी से भी टैक्स ले रहा है। बीएमसी भी इनकम टैक्स में टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है ना। आपकी ग्राम पंचायत ने कल अगर पैसे कमाए तो वो लोग टैक्सेबल पर्सन है। लेकिन सर ये तो समाज के भले के लिए काम करते हैं ना। हाँ, तो इनका बहुत सारा इनकम सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट हो जाता है। कौन से सेक्शन में एग्जम्प्ट हो जाता है, सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट हो जाता है। तो मैंने बोला वैसे तो टैक्सेबल पर्सन है, लेकिन उनका मैक्सिमम इनकम क्या हो जाता है, एग्जम्प्ट हो जाता है। कल भी मैंने आपको ऐसा बताया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर टैक्स लगना होता है 10,000 तक 10%, 10,000 टू 20,000 तक 20%, अबाउट 20,000 30%। ये तो हो गया टैक्स लगने की बात सर। हाँ, लेकिन मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो फार्मर्स के भले के लिए काम करती है, और क्योंकि फार्मर्स के भले के लिए काम करती है उनको डिडक्शन मिलना चाहिए। कौन से सेक्शन में डिडक्शन देते हैं हम, एटीपी में। आपके सिलेबस में भी नहीं है, फिर भी आपको पढ़ा रहा हूं, बताओ क्यों। अगर अभी 2 महीने में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के टैक्स ऑडिट्स करोगे तो नाच नाच के मेरे पास नहीं आने का एटीपी क्या होता है, पहले ही बता दिया एटीपी क्या होता है, डिडक्शंस फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उनके ऊपर डायरेक्टली टैक्स नहीं लगता, ठीक है ना। ओके, लास्ट वाला बताओ सर, कुत्ता इनकम कमा सकता है क्या, नहीं, क्या ऐसे बात कर रहे हो। हाँ, खाली तुम जैसे कुत्ते नहीं कमाते नॉर्मल कुत्ते इनकम कमाते हैं क्या मतलब मैं तो नहीं कमाता तो कुत्ता कैसे कमाएगा हाँ, मैं पहुंच गया वहां तक। हाँ कोई एंटरटेनमेंट करके कोई एक मूवी आया था, उसमें कुत्ते ने एक्टिंग किया है। वो कुत्ते का मालिक अक्षय कुमार नहीं होगा ना, वो कुत्ते का मालिक कोई और होगा। आप अपना कुत्ता मूवी स्टार के हाथ में दे दोगे क्या पूरा मूवी करने के लिए, टेक रिटेक? नहीं। अगर आपका डॉग है, आप उससे प्यार करते हो, आप किसी को देते हो, तो फिर ऑब्वियसली आप उसका पैसा चार्ज करोगे। तो उस मूवी में कुत्ते के मालिक ने काम नहीं किया, मेहनत किसने की, कुत्ते ने की। तो क्या कुत्ते का पैन कार्ड निकालेंगे, कुत्ते का आधार कार्ड निकालेंगे, कुत्ते के नाम पे रिटर्न फाइल करेंगे? नहीं। लेकिन उसका मालिक उसका रिप्रेजेंटेटिव एसएससी बनेगा। लेकिन कमाया किसने, कुत्ते ने। तो हम उसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। उसको भी हम पर्सन मानेंगे, ठीक है ना। आप बोलोगे सर वो आर्टिफिशियल नहीं हो तो कुत्ता तो रियल कुत्ता होता है, वो भागता है। बाबा ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है और एक ज्यूरिडिकल भी हो सकता है। नॉर्मली वो पर्सन नहीं है लेकिन ज्यूरिडिकली पर्सन है। मतलब ज्यूरिडिकल मतलब विद लीगल आई, ज्यूरिडिकल मतलब लीगल आई, इन आई ऑफ द लॉ इट इज पर्सन। शिरडी के साईं बाबा पैसा कमाते हैं कि नहीं, शिरडी के साईं बाबा पैसा कमाते हैं, तिरुपति बालाजी पैसा कमाते हैं, मुंबई का सिद्धि विनायक पैसा कमाता है, करते हैं ना। क्या वो पर्सन है? सर पाप लगेगा आपको, वो उसको पर्सन, भगवान है ना वो नरक में जाओगे, पहले से फिक्स है अपना प्लेस। और बताओ हाँ, भगवान को पर्सन बोल रहे हो, मैं नहीं बता रहा हूं। इनकम टैक्स की नजरों में वो एक पर्सन है ना। क्या उनको टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा मुझे बताओ। करोड़ों में कमाते, आपने ये तो सुना होगा, तिरुपति बालाजी द रिचेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। यस, करोड़ों में पैसे आते हैं वहां पे, लोग दान देते जाते देते जाते देते जाते, अनलिमिटेड। उधर आप 15-15 मिनट में उनका पेटी भरा रहता है, निकालना पड़ता है, पेटी चेंज करना पड़ता है, इतना पैसा आता है वहां पे। तो टैक्स मांगेंगे तिरुपति अंकल के पास या भगवान के पास तो ना बोलेंगे क्या? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि इतना कमा रहे हो तो थोड़ा सा हमको भी दे दो। फिर उन्होंने बोला लेकिन सर हम रिलीजियस है, हम लोग क्या है,
और हम ना समाज का भला करने के लिए ट्रस्ट चलाते हैं, हम लोगों को खाना खिलाते हैं, हम यहाँ पे प्रोग्राम रन करते हैं, हम ये करते वो करते। तो हमने ना सेक्शन 11, 12 और 13 बना के रखा है। क्या बना के रखा है? सेक्शन 11, 12, 13, ये 3 सेक्शन बना के रखे। सेक्शन 11, सेक्शन 12 और सेक्शन 13। और इसके बीच में सेक्शन आता है सेक्शन 12 AB वगैरह, ऐसे भी कुछ सेक्शन इसके बीच में आते हैं। ये जो 3 सेक्शंस है ना, ये जो ट्रस्ट होती है बहुत सारी, उनको एग्जम करने आई है। क्या है? एग्जम। तो मैं लड्डू बेचूंगा तो टैक्सेबल कि नॉट टैक्सेबल? क्योंकि मैं मिठाई वाला हो जाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन तिरुपति बालाजी एक एक लड्डू 50-50 रुपए में बेचता है, एक लड्डू 50 रुपए का। ऑब्वियसली उसमें मार्जिन होगा वो लोग का, है कि नहीं? प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ओके, फिर वहां पे आप ये पूजा कराओगे तो उसका इतना 1000, वो पूजा कराओगे तो उतना, उसका इतना 1000, ऐसा होता है। वहां पे अलग अलग रेट चार्ट होता है उनका भी। वो लोग भी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडर है भाई, ठीक है ना। क्या सर्विस और क्या रेट और क्या मटेरियल आपको लगेगा, ठीक है ना, वो भी बताएंगे वहां पे। अलग अलग हर मंदिर का देखो, बिजनेस बिजनेस होता है, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। आप पैसे कमाओ, हमको अच्छा लगता है। उसके अलावा कुछ कुछ लोग, चलो कुछ कुछ लोग तो कुछ करवा के पैसे देके जाते हैं, कुछ कुछ लोग जाते और पैसे दे देते हैं, पता नहीं क्यों देते हैं। तुम लोग भी अपना मतलब पता है ना, अटेम्प्ट लगने के बाद क्या करने का? अटेम्प्ट लगने के बाद एक बार बालाजी जाकर आने का, लेगा गोविंदा, ठीक है ना। बचा ले बाबा, तू ही बचा ले, लॉ बहुत खराब गया था, ठीक है ना। तो उसको बता देने का, फोकट में काम करेगा क्या गोविंदा आपका? नहीं। आप क्या दोगे? बोलोगे 500 रुपया अभी, 500 रुपया काम होने के बाद। तुमको 1000 रुपए में तुम्हारा लॉ निकाल के चाहिए। वो भी मैंने ज्यादा बोला, कुछ कुछ लोग 20 रुपए से चालू करते हैं। 20 रुपए में पूरा पेपर निकाल के चाहिए तुमको, मतलब इतने बेशरम लोग। तो ये लोग ना कुछ समाज का भला भी करते हैं। जैसे आप शिरडी संस्थान में जाओगे तो शिरडी संस्थान जो है ना, सबसे सस्ता खाना खिलाता है, फुल डे खिलाता है, हजारों लोग वहां पे लोग खाना खाते हैं, ठीक है ना। फिर उनके रूम्स वगैरह भी है, कुछ कुछ स्ट्रीट वगैरह लाइट लगाना, अच्छा काम करते, बहुत अच्छा काम करते हैं। लालबाग का राजा करके हमारा मुंबई में गणपति है, बहुत फेमस है लालबाग का राजा, ठीक है ना। वो लाइब्रेरी रन करता है साइंस स्टूडेंट्स के लिए। बहुत एक्सपेंसिव जो बुक्स होते हैं, 15-15, 20-20 हजार का एक एक बुक होता है, जो वहां के गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, वो लाइब्रेरी में रखते हैं। तो लाइब्रेरी में आके वो बच्चे वो बुक्स को एक्सेस कर पाते हैं। वर्ल्ड बेस्ट बुक जो होते हैं वो वहां पे उस लाइब्रेरी में रखे गए, साइंस के ऊपर, फिजिक्स के ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर, बायोलॉजी के ऊपर। तो बच्चे परचेस नहीं कर पाते, तो बच्चे लाइब्रेरी का बेनिफिट उठाते हैं। तो पूरा साल वो लोग लाइब्रेरी चलाते हैं वैसा, ऑब्वियसली, ठीक है ना। 10 दिन का गणपति होता है, 10 दिन में इतना पैसा कमाते वो लोग कि पूरा साल वो लोग वहां पे सामाजिक कार्य करते रहेंगे। हम बोलते हैं कि अगर आपने पैसा कमाया और अगर समाज के कल्याण के लिए यूज किया, मिनिमम 85%, कितना यूज करना है, मतलब 100 करोड़ आपने कमाया, मिनिमम 85 करोड़ आपने खर्चा किया, तो आपको हम देंगे एग्जम्पशन। क्या देंगे? एग्जम्पशन। कौन से सेक्शन में? 11, 12 एंड 13 में आपको एग्जम्पशन देंगे। तो अभी आप लोग ऑडिटर हो अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह के, ट्रस्ट के, हो कि नहीं? आप लोग हो, ठीक है ना। आप लोग ऑडिट करते हो तो आपको पता है कि उनको जो एग्जम्पशन मिलता है इनकम टैक्स में, वो इन सेक्शंस में मिलता है। तो एजुकेशनल ट्रस्ट क्या करेगा? पैसा कहाँ खर्चा करना चाहिए? एजुकेशन के ऊपर करना चाहिए। तो मंदिर होगा तो मंदिर कहाँ पे करना चाहिए? रिलीजियस या चैरिटेबल एक्टिविटीज पे उसको पैसा खर्चा करना चाहिए। तो ऑडिटर का काम क्या होता है कि उन्होंने जो पैसा कमाया हुआ है वो उन्होंने सही जगह पे यूज किया है या नहीं किया है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर उन्होंने किया है तो हम उनको एग्जम्पशन देने के लिए अग्री करेंगे, और उन्होंने नहीं दिया तो हम इनकम टैक्स को इंटीमेट करेंगे कि ये चोर लोग हैं, पैसे का झोल कर रहे हैं, इधर का उधर कर रहे हैं, वाइफ के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, खुद के नाम पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, इनको आके आप पनिश करो। हम पनिश नहीं कर सकते, हम खाली ऑडिटर है, हम खाली रिपोर्ट सबमिट करेंगे इनकम टैक्स को। फिर एक्शन लेना है कि नहीं लेना है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो सेक्शन 11, 12 और 13 आपके सिलेबस में मोटा मोटी नहीं है, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि 11, 12, 13 में ये जो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन होते हैं, जिसमें हिंदू डीएटीज वगैरह आते हैं, मंदिर आते हैं, चर्च आते हैं, गुरुद्वारा आते हैं, जो नॉर्मली पर्सन नहीं है, नॉर्मली तो भगवान है वो, लेकिन आप जुरिडिकल आई लगा लोगे तो वो क्या बन जाएंगे? पर्सन बन जाएंगे, और वो लोग यहाँ पे टैक्सेबल भी हो जाएंगे। ओके, एनिमल्स भी यहाँ पे ही कवर होते हैं, हॉर्सेस है, एलिफेंट्स है, कैमल्स है, अगर उन्होंने इनकम कमाया तो यहाँ पे ही कवर हो जाएगा। तो पर्सन की कैटेगरी याद रख लोगे प्लीज। ओके